गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में रेगुलरली जितना भी हमारा कोर्स चल रहा है उतना आप लर्निंग भी करते रहिए, अपने रजिस्टर में भी उनको नोट्स के माध्यम से प्रिपेयर कीजिए। जब भी आप स्कूल आएंगे आप अपने रजिस्टर को जरूर लाइए और चेक करवाइए। जो भी आपके नोट्स हैं उन नोट्स के माध्यम से आपको लर्निंग में काफ़ी सहायता मिलेगी जब आपके एग्ज़ाम का एकदम नियरेस्ट टाइम होगा। इसलिए अभी आपके पास जो सफिशिएंट टाइम है उसमें आप जितने भी अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम टाइम में। तो आइए, हमारा जितना भी अभी कोर्स हो चुका है उसका हम रिवीजन भी रेगुलरली देखते हैं। जो हमारा अभी चैप्टर कंटिन्यू है वो चैप्टर है कंट्रोलिंग चैप्टर में हमने कल भी देखा था जो हमारा इम्पोर्टेंस होता है कंट्रोलिंग का वो क्यों होगा, क्योंकि जब हम कंट्रोलिंग करते हैं तो उपक्रम में उसका हमें लाभ प्राप्त हो और उस लाभ के द्वारा हम अपने जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को भी प्राप्त कर सकें। इसलिए कंट्रोलिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। इसके हमने पॉइंट्स देखे थे। कल जितने भी पॉइंट्स देखे थे उसको मैंने आपको कहा था आप अच्छे से पढ़ना और उसको लर्न भी करना। इसके बाद इसके इफेक्टिव इसेंशियल्स जो एलिमेंट्स के रूप में यहाँ पर दिखाए गए थे। कंट्रोलिंग सिस्टम में कौन कौन से बहुत प्रभावशाली एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट्स को भी हमने कल यहाँ पे 13 पॉइंट्स के माध्यम से देखा था। इसके बाद रिलेशंस देखा थे बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग का बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। यदि हमने अच्छा प्लान किया है और उसे प्राप्त करना है तो हम कंट्रोलिंग के माध्यम से इस डिसिप्लिन को मेंटेन करके और उन उद्देश्यों को या उन प्लानिंग को पूर्णतः प्राप्त कर पाते हैं। इसमें हमने 3 पॉइंट्स के माध्यम से भी देखा था। जो इसके 3 पॉइंट्स थे वो हमने देखे थे कि किस प्रकार से जो हम इंटरडिपेंडेंसी देखते हैं दोनों की, उनके द्वारा एक दूसरे के ये सहायक और पूरक होते हैं। नियोजन और नियंत्रण को अलग नहीं किया जा सकता। दोनों ही प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का संबंध काफ़ी गहराई से और घनिष्ठता से होता है। जो हमारी फ्यूचर की प्लानिंग से उनके सबके आधार के रूप में हमारे पास प्लान होता है और उसको अचीव कर पाए यदि हम, तो वो कंट्रोलिंग के माध्यम से ही किया जा सकता है। जो हमारी फ्यूचर की जितनी भी प्लान्स हैं उन सब का आधार के रूप में कंट्रोलिंग के द्वारा ही हम उस प्लान को पूरा अचीव कर पाते हैं। इस तरह से इसकी जो इसका कंट्रोलिंग का जो डिसीजन या कंक्लूजन के रूप में हमने देखा था कि कंट्रोलिंग लाइक्स प्लानिंग इज आइडियली फॉरवर्ड लुकिंग एंड द बेस्ट टाइप ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल, करेक्ट डेविएशन फ्रॉम प्लान्स बिफोर दे ऑकर। जो भी हम बिना योजना के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते या हमने अच्छे से यदि प्लान किया है तो उसको हम प्राप्त करने के लिए कंट्रोलिंग की स्थापना करते हैं। और जब कंट्रोलिंग के द्वारा हम अच्छे डिसिप्लिन को मेंटेन कर लेते हैं तो हमारे सक्सेस के काफ़ी चांसेस होते हैं। ये जो कुंज तथा ओडोनेल की डेफिनेशन थी, इनके अनुसार भी नियोजन की तरह नियंत्रण भी भविष्य के लिए होता है, भविष्यदर्शी होता है, फ्यूचर के लिए होगा। एक सर्वश्रेष्ठ जो नियंत्रक है या कंट्रोलर होता है वह जितनी भी प्लान्स हैं उनके सारे डेविएशंस को मिटा करके उनके घटने के पूर्व ही उसे ठीक कर लेता है या उसके लिए व्यवस्था कर लेता है। तो इस प्रकार से हमने इसके कंक्लूजन को या निष्कर्ष को भी देखा था, इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद डिफरेंस था बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। जो नियोजन और नियंत्रण दोनों में भिन्नता किस प्रकार होती है। नियोजन जो होगा, प्लानिंग जो होगा इज फॉरवर्ड लुकिंग वाइल कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। Second point, planning is the first step while controlling is the last step of management. And third, planning flows downward while controlling flows upward. ये तीनों ही पॉइंट्स के माध्यम से भी हमने देख चुके हैं कि प्लानिंग जो होता है वो फ्यूचर के लिए होगा, जबकि कंट्रोलिंग जो होगा वो
पास्ट के लिए होता है। और जो प्लानिंग होगा वह एक प्राइमरी वर्क होता है या प्रीमिलरी वर्क होगा, एक प्रारंभिक कार्य होगा, और जो कंट्रोलिंग होता है वो लास्ट का फंक्शन होता है। जो हमारा प्लान होता है वो ऊपर से नीचे की ओर, मतलब सबसे पहले टॉप लेवल के मैनेजर्स के द्वारा या टॉप लेवल के द्वारा बताया जाता है कि क्या प्लान किया गया है, जबकि कंट्रोलिंग जो होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। मतलब जो वहाँ के सुपरवाइजर्स हैं, जो वहाँ के कंट्रोल करने वाले हैं, वह अपने प्लान को पूरा करने के बाद उसकी रिपोर्ट्स फॉरवर्ड करते हैं अपवर्ड तक। तो इस प्रकार से जो प्लानिंग होगा वह उसमें जो प्लान किया जाता है उसका कार्य जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा करवाया जाता है, उसमें जो जितने भी मैनेजर्स हैं उनको जितनी भी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनका अनुमान लगाकर सारी पॉलिसीज को बताना चाहिए और उसे लागू करने का प्रयास करने के साथ साथ ही कंट्रोलर को यह भी बताया जाना चाहिए कि किस प्रकार से उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए और उनके जो एम है वो एम किस तरह से प्राप्त इजीली कर सकते हैं। तो इसके कंक्लूजन के रूप में भी कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज व्हाइल they are performing tasks. The action are compared with the standard and the report are sent to upper top level managers. Hence it flows upward. तो इसके जो निष्कर्ष के रूप में भी हम यह कह सकते हैं कि नियंत्रण की जो प्रक्रिया होती है उसमें सुपरवाइजर्स जो होते हैं, जो पर्यवेक्षक होंगे, उनके द्वारा एम्प्लॉयज पर निगरानी रखी जाती है, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और जो करंट वर्क होते हैं और कार्य के करने के बाद उसके जो परिणाम या जो उसकी डिसीजंस होते हैं, उसके निष्कर्ष होते हैं, उन दोनों की तुलना भी की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। और जो सुपरवाइजर होगा उसके द्वारा रिपोर्ट मैनेजर को भेज दी जाती है, प्रेषित की जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि नियंत्रण का जो कंट्रोलिंग का कार्य होता है वो डाउन टू अपवर्ड भी चलता है। तो इस प्रकार से ये भी जो शॉर्ट नोट के माध्यम से क्वेश्चन आता है, इसके लिए आपको ये प्रिपेयर करना है। जो ये पॉइंट हमने पहले भी बताया था आपको, इन सारे पॉइंट्स को आपको समझ करके और इनके निष्कर्ष सहित इनको हमें शो करना है अपने नोट्स में। अब जो इसके नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस में आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि किस प्रकार से एक अच्छा कंट्रोलर या एक अच्छा सुपरवाइजर या एक अधिकारी जो होगा किस तरह से अपने बिजनेस में कंट्रोल की प्रोसेस को पूर्ण करवाता है। उसके हिसाब से ही यह समझा जा सकता है कि उसकी कंट्रोलिंग की जो मेथड है वो कितनी सक्सेसफुल होगी। तो मैनेजरियल कंट्रोल इज दैट प्रोसेस अंडर विच द स्टैंडर्ड ऑफ वर्क आर डिसाइडेड बिफोर द एक्चुअल वर्क इज परफॉर्म्ड। आफ्टर द एक्चुअल वर्क इट इज कंपेयर्ड विथ द स्टैंडर्ड एंड इफ देयर इज अ डिफरेंस द कॉजेज ऑफ दीज डिफरेंसेस आर फाउंड आउट and the corrective action is taken in this way. There are 5 chief steps in the controlling process which are as under. यहाँ पर जो कंट्रोलिंग होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैनेजरियल एक्टिविटी होती है, जिसका एक उद्देश्य यह होगा कि जितने भी हमने स्टैंडर्ड बनाए हैं और जितना भी एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखाया गया है उन दोनों के बीच में जो भी हमारे डेविएशंस या गलतियां हुई है या त्रुटियां हुई है उन विचलनों को खोजना, मतलब तलाश करना और उसकी रोकथाम करना, उसे किस तरह से हम कंट्रोल में कर सकें। इस प्रकार जो नियंत्रण का संबंध केवल कर्मचारियों के नियंत्रण से न होकर काम के वर्क के कंट्रोल से भी होता है। कंट्रोलिंग अपने आप में कोई स्वतंत्र एक फ्री इंडिपेंडेंट एक मेथड नहीं होती। यह तभी संभव हो जाता है तब जबकि हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग के जो हमारे गोल्स हैं, उनके जो हमने अचीव कर रखे हैं, जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन देने वाले हैं, जो मोटिवेट करने वाले हैं, ये सब जो निश्चित सिद्धांतों के अनुसार हमने डिसाइड किया है उनके अकॉर्डिंग ही हमारी यह प्रोसेस पूरी चलती रहे, तभी हम कंट्रोलिंग भी व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग के जो प्रोसेस के पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं उनके माध्यम से हम यहाँ इसको समझेंगे।
ये आपको जो चार्ट दिखाई दे रहा है स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस का, इसमें फर्स्ट है सेटिंग स्टैंडर्ड्स, सेकंड है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड, एंड फोर्थ आइडेंटिफाइंग द डेविएशंस, एंड फिफ्थ टेकिंग करेक्टिव एक्शन। इन 5 पॉइंट्स के माध्यम से हम इस प्रोसेस को यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है सेटिंग स्टैंडर्ड। The first step is the process of controlling is setting standard. In reality, determining or setting of standard is done under the managerial function of planning, but it is also an important part of control processes. The standard form the basis against which the actual performance is compared. While setting standard, the expected result should be stated in clear and precise terms, so that the persons concerned understand them properly. Besides, the standard should be realistic and attainable. That is, they should be neither too low or nor too high. स्टैंडर्ड सेट करना मतलब हम सबसे पहले प्रमापों का निर्धारण कर दें। कंट्रोलिंग की जो प्रोसेस होती है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप होता है वो बहुत सारे वर्क के लिए या जो हमारे स्टेप्स हम डिसाइड कर रहे हैं उसमें जितने भी कार्य हैं उसमें जितने हम स्टैंडर्ड बना लेंगे तो उन स्टैंडर्ड पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अनुसार ही कार्य करवाया जाएगा। तो जो निर्धारित हम प्रमाप बनाते हैं वह उद्देश्यों के अनुरूप ही होने चाहिए, मतलब जो हमने हमारे गोल्स हैं जो हमको अचीव करना है उसके अनुसार ही हम स्टैंडर्ड को भी डिसाइड करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड के आधार पर हम कार्य करवाते हैं उसमें जो प्रोग्रेस का जो एवेल्यूएशन होता है उसमें जितने भी हमारे गलतियां या विचलन आ रहे हैं या डेविएशंस आ रहे हैं उन्हें दूर करना और एक्चुअल जो हमारी पोजीशन है उससे सबको अवगत कराना भी एक सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण कार्य होगा, क्योंकि एक कंट्रोल करने वाले व्यक्ति को सभी जितने भी पहलू होते हैं उनकी प्रोसेस के उन सभी को अपने अधीनस्थों को या सबऑर्डिनेट्स को क्लियर करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब वह निर्धारित कर लेते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को तो उनमें उनको क्वांटिटी वाइज स्टैंडर्ड भी बनाना रहता है और जो क्वालिटी वाइज स्टैंडर्ड है वो भी उनको अपने कर्मचारियों को या अधीनस्थों को बताना होगा। जब हम हमारे स्टैंडर्ड्स को बनाएं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि वह ऐसे हों हमारे स्टैंडर्ड जिसे हम इजीली अचीव भी कर सके, जिसके थ्रू हम आसानी से कार्य पूर्ण कर पाएं, वह निश्चित होने चाहिए और वह मेजरेबल हो जिसे हम माप भी सकें और जिसे हम सत्यापित भी कर सकें, फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए जिन्हें हम समय के अनुसार यदि कुछ उसमें चेंजेस लाना हो तो वो चेंजेस कर सकें। इस तरह से एक सेटिंग स्टैंडर्ड की जो फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद किया जाता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। The second step in the control process is the measurement of actual performance. This step involves measuring actual performance of various individuals, groups or units for comparing it with the standard. The performance should be properly measured and recorded so as to avoid any confusion. This would make the task of comparing actual performance with the desired performance or standard quite easy. तो जिस तरह से हमने वास्तविक जो हमने निर्धारित किया है प्रमाप उसके अनुसार हमारा पूरा कार्य हुआ है या नहीं, इसकी प्रगति का या इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस की भी हमें पूरी जानकारी रखनी चाहिए। सेकंड स्टेप में नियंत्रण की जो प्रक्रिया होगी उसके इस चरण में जो हमने स्टैंडर्ड के अनुसार कार्य निर्धारित किए हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है। वास्तविक जो हमारी प्रोग्रेस है उसका जो हम मेजरमेंट करेंगे वो पूर्व निर्धारित जो हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं, जो स्टैंडर्ड हमने बनाए हैं उसके साथ में किया जाता है। इससे हम यह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि हमारा कार्य जो हमारी प्लान है उसके अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं। जो प्रगति का हम मेजरमेंट करेंगे
वह चालू वर्ष में भी किया जा सकता है और कार्य पूर्ण होने के बाद भी कर सकते हैं। जो हमारा करंट वर्क है उसमें किसी तरह का कोई विचलन या डेविएशन आता है तो उसमें हम तुरंत भी सुधार कर सकते हैं। यदि कार्य समाप्त हो चुका हो तब जो गलतियां उसमें रह गई है उसके लिए भी सुधारात्मक कार्यवाही जो भी करना चाहिए उस समय वो विवेक के अनुसार, तो ताकि भविष्य में किसी तरह की हमें परेशानी न हो तो वह भी उस समय कर ली जाती है। तो इस तरह से जो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें पूरा समय के अनुसार जो चालू समय है, करंट टाइम है, उसको ध्यान में रख करके उसका मेजरमेंट किया जाता है। थर्ड पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड। इसके बाद तुलना की जाती है कि वास्तव में हमने क्या परफॉर्मेंस किया है और हमारा क्या स्टैंडर्ड रहा था। तो नियंत्रण की, कंट्रोलिंग की इस प्रोसेस में जो थर्ड स्टेप आती है उसमें वास्तविक जो हमारी प्रोग्रेस हुई है उसकी तुलना हम स्टैंडर्ड से करते हैं। तुलना करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि एक्चुअल जो हमारी प्रोसेस है उसमें और जो हमारे स्टैंडर्ड है उन दोनों में समरूपता या एक जैसा हो, मतलब जो स्टैंडर्ड बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रोग्रेस भी हुई हो। इस प्रकार से एक्चुअल जो हमारी परफॉर्मेंस है उससे जो भी हमारी उसमें बीच में गलतियां आई है या ऋणात्मक, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी उसके इफेक्ट्स हैं उसे हमें समझना चाहिए। तो इसे हम देख लेते हैं। इन द थर्ड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड। Comparison becomes easy and effective if the standard are clearly defined and actual performance is properly measured. The unit of standard and the actual performance should be same. For example, production stated in rupees or number of pieces or any other units should be same for the standard and actual performance. It is also important to note that while comparing performance, managers should concentrate mainly on those matters where major deviations are noted, whereas minor deviation can be ignored. इसमें हमें यह भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कंपैरिजन करें तो हम सारे पॉइंट्स को देखें। ऐसा ना हो कि हम मेजर पॉइंट्स को तो देख लें, पूरा ध्यान मेजर पॉइंट्स पर ही रहे और जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो विचलनों के कारण रहे हैं, जो डेविएशंस के रीजंस रहे हैं, उन्हें हम इग्नोर कर दें। तो ऐसी कुछ भी उसमें गुंजाइश ना हो, पूरा कॉन्सेंट्रेशन हमारा छोटी छोटी बातों पर भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशंस। जो भी हमारे विचलन है, डेविएशंस यानी होता है विचलन, और आइडेंटिफाइंग यानी उन्हें पता करना या उनका हम विश्लेषण करें, एनालिसिस करें। वाइल कंपेयरिंग एक्चुअल विथ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, द मैनेजर हैज टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन। The extent to which the actual performance divides from the standard should be clearly highlighted. Minor deviations can be ignored, but all major deviations must be thoroughly analyzed and the causes should be found out. जो भी हमने डेविएशंस देखे हैं, जो विचलनों का पता किया है, उनका सबसे पहले तो पता लगाना, क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड बनाए थे उसके अकॉर्डिंग जो कार्य नहीं हुआ है तो उसमें क्या रीजंस रहे हैं, क्या कारण रहे हैं, उनका पता लगाना, उनका विश्लेषण करना। जो एनालिसिस करेंगे उसके अंतर्गत यह देखा जाएगा कि यदि हमारे जो स्टैंडर्ड बनाए थे हमने वो प्राप्त हो चुका है और तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि हमने जो स्टैंडर्ड बनाए थे उसके अकॉर्डिंग यदि हमारी प्रोसेस नहीं हो पाई है तो ही हमें अगली कार्यवाही करनी होगी। जो भी डेविएशंस आए हैं बीच में उनकी मात्रा अत्यंत कम हो तो इसे स्वीकार किया जा सकता है, मतलब उसे हम इग्नोर कर दें क्योंकि उसमें बहुत माइनर डेविएशंस रहे हैं। लेकिन यदि जो डेविएशंस है वो उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमें तुरंत ही अगली कार्यवाही भी करनी चाहिए, जिससे कि जो माइनर डेविएशंस थे उन्हें भी हम इस हमारी प्रोसेस से दूर कर दें, ताकि फ्यूचर में हमें इस तरह की किसी भी जो सीमा है या किसी भी रुकावटें हैं, विचलन है, इनको सामना
न करना पड़े। तो इसलिए जो भी हमारी गलतियां रही हो या जो हमारे इसमें कमियां रह गई हो उन्हें दूर करके ही हम क्या करेंगे, उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में वही होगा, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। इफ देयर आर डेविएशंस, द फाइनल स्टेप इन द process of control is of taking corrective action, so avoid it happening again in future. This may involves modification of plans and standard, recognition of duties, clarification of standard, etc. It may also necessitate improving and process of selection and training of workers and introducing new techniques of motivation. जो हम नए नए मोटिवेशन लेकर आते हैं, मतलब हम किस तरह से अपने कर्मचारियों को इस तरह प्रेरित करें कि वे कार्य में पूरा अपना कंसंट्रेशन रखें। जब वे पूरा ध्यानपूर्वक कार्य करते हैं तो वे विचलनों को नहीं आने देते हैं या गलतियों को नहीं आने देते हैं। तो करेक्टिव एक्शन के द्वारा हमें जो सुधारात्मक कार्यवाही करनी होती है, तो उस जो प्रोसेस होगी या ये जो लास्ट प्रोसेस होगी हमारे मैनेजमेंट के कंट्रोलिंग की प्रोसेस की, तो उसमें जो हमने कार्य करवाया है उसमें जितने भी डेविएशंस का हमको पता चल गया है, उसके उपरांत जो हमारे वास्तविक एक्चुअल प्रोग्रेस आई थी, उनमें जो जो हमने बाधाएं थी उनको दूर किया है या नहीं, इस बात को हमें निश्चित करना चाहिए। और जो भी हमने करेक्टिव एक्शन ली है उनके मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जो हमने स्टैंडर्ड बनाए थे उनके अनुसार ही हमारे कार्य की पूरी रूपरेखा बन जाए। तो इस प्रकार से जो भी हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं उसमें हमें कौन कौन सी स्टेप्स को ध्यान रखना चाहिए, वह भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से बताए गए हैं। फैक्टर्स ऑफ टू बी कंसिडर्ड व्हाइल टेकिंग करेक्टिव एक्शन। एक्शन मस्ट बी टेकन आफ्टर चेकिंग डेविएशन, रीसेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड इफ wrongly set earlier, no delay in corrective action. If required, changes in policies and procedure must be done. Special attention to be paid to positive deviation. जो भी हमने गलतियां की है उन बाधाओं को हम दूर करें। जो हमारे यहाँ डेविएशंस आई है उनको दूर करने के लिए उनमें पुनरावृत्ति न हो, उसको रोकने के लिए भविष्य में कोई भी अवरोध न आए, इसके लिए हमें पूरा सुनिश्चित होना चाहिए। जितनी भी हमारी एक्शन हमने ली है उसका चेक करें, जो डेविएशन आई है उनका पता करें, और जितनी भी जैसे रॉ मटेरियल है, मशीन्स हैं, जो टूल्स हैं, इनसे संबंधित हमारी कुछ समस्याएं आई हैं तो उन्हें भी हमें दूर करना चाहिए। हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज को सही रूप में हम निर्देशित करें, मार्गदर्शन करें, और उन्हें यदि ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो उसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए। जो हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज हैं उनको हम मोटिवेट भी करें, और मोटिवेशन के द्वारा निश्चित रूप से वे बहुत अच्छे कार्य के लिए प्रेरित होते हैं और कार्य करने की इच्छा जागृत करके और वे रुचिपूर्वक कार्य करते हैं। इससे हमारे बिजनेस में जो भी संशोधन करना हो उसका भी एक रास्ता साफ होता है कि हमने विचलनों को दूर करके और संशोधनों के द्वारा हमारी प्रोसेस को सही करवाया। इस प्रकार से जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शनल, मतलब जो हमारा प्रबंध का सिद्धांत है उसमें एक अपवाद का सिद्धांत भी आता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज अ प्रैक्टिस where only significant deviation from a standard are brought to the action of management. The objectives here is that management attention will be focused on important areas. This will ensure effective control. जो हमारा अपवाद का सिद्धांत है इसमें यह समझाया गया है कि कंट्रोलिंग के द्वारा जब हम मैनेजमेंट को या मैनेजर को उन बिंदुओं पर हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं जिसमें कि उनमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। मैनेजमेंट को काफी संवेदनशील और महत्वपूर्ण बिंदुओं की पहचान पहले से ही कर ली जानी चाहिए तथा उसी के अनुसार वे अपना कार्य करें, उनकी प्रोसेस को अपनाएं और अपना पूरा ध्यान उस पर ही केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि कंट्रोलिंग करने वाले व्यक्ति के पास
जब वो कंट्रोल करता है तो वो अनुशासन में रह करके जितनी भी अपनी प्रोसेस करवाता है तो उसे यह ध्यान देने का समय ही नहीं होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं वो ऑब्जेक्ट्स भी हमारे फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से जो संवेदनशील या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती है वो इग्नोर न हो जाए, इसलिए जो प्रबंधक होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनके द्वारा भी पहले से ही डेविएशंस को पहचान करके उनका अध्ययन कर लेना चाहिए और उनके सुधार के लिए भी उनके कार्यवाही में या प्रोसेस में कुछ पॉइंट्स को शामिल कर लेना चाहिए कि इनके अकॉर्डिंग ही कार्य होना चाहिए। तो ये जो अपवाद का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसके द्वारा भी यही बताया जाता है कि जो मैनेजर होता है वो मैनेजर की भी पूर्ण जवाबदारी होती है कि वह पहले से ही जितनी भी होने वाली संभावित गलतियां हैं या विचलन है उनका पता लगा कर रखे और उन्हें दूर करने का भी प्रयास करता रहे। तो इस प्रकार से जितना भी अभी हमने देखा है, ये पॉइंट्स को आपको विशेष रूप से ध्यान रख के कंट्रोलिंग प्रोसेस की पूरी स्टेप्स को सीक्वेंस में ही याद करना है। इसे लिखने का तरीका भी यही होना चाहिए। इसमें सबसे पहले आपको ये पूरा ऐसा के ऐसा डायग्राम बनाना है और इसके सीक्वेंस में ही पॉइंट्स को भी आपको डिस्क्रिप्शन करना होगा। इसके बाद जो हमारे इसके हमने इफेक्टिव देखे थे, सुधारात्मक जो फैक्टर्स थे जो करेक्टिव एक्शन के लिए हमने देखे हैं, इन पॉइंट्स को भी देखना है। और ये एक्सेप्शंस का जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन है, बाय एक्सेप्शन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इसे भी आपको पैराग्राफ को अच्छे से ध्यान से समझ के और याद करके और लिखना है। इसके बाद हम टेक्निक्स देखेंगे, टेक्निक्स और मेथड ऑफ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे भी आप बहुत ध्यान से देखेंगे। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इन पॉइंट्स को एक बार पढ़कर रखेंगे ताकि जब हम कल लेक्चर लेंगे या जब हमारी कल आप ये वीडियो देखें तो आपको काफी कुछ पढ़ के भी और सुनकर भी समझ में आ जाए। आपको जो भी इनमें पॉइंट समझ में नहीं आए हो, क्लियर नहीं हुए हो, आप फोन करके पूछ सकती है, व्हाट्सएप पर मैसेज देकर पूछ सकती है, लेकिन सारे डाउट्स को क्लियर करके ही आप अपने रजिस्टर में लर्न करके और फिर लिखेंगे, तभी आपके रजिस्टर के एक्चुअल जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर हो पाएंगे। तो आप ध्यान रखकर अपनी सेल्फ स्टडी भी रेगुलर करती रहें और जितना जितना हमारा कोर्स होता जा रहा है उतना आपको कंप्लीट अपने रजिस्टर में भी करना है।